तो सबसे पहले हम लोग एग्जांपल लेंगे किसका, sp हाइब्रिडाइजेशन का। नंबर 1 क्या लिखेंगे हम लोग, sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो देखो हमने ओवरलैपिंग थ्योरी पढ़ी थी, और ओवरलैपिंग थ्योरी में हमने बाद में कुछ एक एग्जांपल पढ़े, जैसे BeCl2 पढ़ा हम लोगों ने। ठीक है, तो हमने कहा कि BeCl2 में ये जो बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, वो इक्विवेलेंट नहीं आ रहा है। तो कोवलेंट बॉन्ड की इक्विवेलेंसी को शो करने के लिए, यानी उनकी इक्विवेलेंट नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए ये थ्योरी आई। ठीक है, तो एक काम करते हैं, क्यों नहीं हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे BeCl2 का, और एग्जांपल लेके उसको समझते हैं। ठीक है, तो मैंने एग्जांपल ले लिया सबसे पहले किसका, वही BeCl2 का। BeCl2 भी ले सकते हो आप, BeF2 भी ले सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, अब देखो क्या है कि यहां पर सेंट्रल एटम कौन है, बेरिलियम। सेंट्रल एटम कौन है, बेरिलियम। और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना हुआ, 4 हुआ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, 1s2 2s2। लेकिन हमको किससे मतलब है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मतलब है, और इसका जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, वो है आपका 2s2। और 2p में इसके इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, 2p 0 हो गया। अगर मैं इसको शो करूं तो कैसे करूंगा कि ये 2s है, कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 2, और 2p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2s एंड 2p। पिक्चर समझ आ गई। और ये इसकी स्टेट कौन सी है, ग्राउंड स्टेट है। ये इसकी कौन सी स्टेट है, दिस इज द ग्राउंड स्टेट। अब साथ में हमने क्या लिया, क्लोरीन लिया, और क्लोरीन क्या है तुम्हारा, सराउंडिंग एटम है या फिर साइड एटम है। तो हमने सबसे पहले लिया क्या, क्लोरीन, नंबर 1। ठीक है, तो उसका वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, और वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है कौन सा, 3s2 3p5, 3s2 और 3p5, 1 2 3 4 5। और दूसरा सराउंडिंग एटम वो भी क्या है, क्लोरीन, वही सेम वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, 3s2 3p क्या है 5। यही तो है। तो अब क्या है कि सबसे पहले क्या होगा कि जो 2s ऑर्बिटल है, जो कि क्या है, पेड है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, अनपेड होंगे। बोला था ना कि जो पेड इलेक्ट्रॉन्स है वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, और उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने आप को अनपेयर करना पड़ेगा। तो वो अनपेयर होने के लिए इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, अपने ही शेल के हाई एनर्जी ऑर्बिटल में। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके कहां चला गया, 2p में चला गया। तो फिर अगर सिंपल ओवरलैपिंग थ्योरी से करते तो इस बेरिलियम का 2s और इसका 3p, तो 2s 3p बॉन्ड बन रहा था, फिर इसका 2p और इसका 3p 2p 3p बॉन्ड बन रहा था, और वहीं पे हमको डाउट लग रहा था। अब उस डाउट को दूर करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया। तो यहां पर ओवरलैपिंग से पहले, यानी बॉन्ड फॉर्मेशन होने से पहले, ये बेरिलियम क्या काम करेगा, अपने इस 2s ऑर्बिटल को और इस 2p ऑर्बिटल को, इनको क्या करेगा, सबसे पहले मिक्स करेगा, हाइब्रिडाइज करेगा, क्योंकि दोनों का जो शेप है वो डिफरेंट है। अब देखो क्या है, ये 2s ऑर्बिटल है जो कि क्या है, स्फेरिकल है, और ये 2p ऑर्बिटल है, ये क्या है, 2p ऑर्बिटल है जो कि क्या है, डबल शेप है। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन में हमने क्या बोला था, इट इज द मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो दोनों का शेप डिफरेंट है, एंड अप्रोक्सीमेट इक्वल एनर्जी, अप्रोक्सीमेट है, कंप्लीटली इक्वल नहीं है। तो देखा इस 2s और 2p का एनर्जी में हल्का सा डिफरेंस हुआ, अप्रोक्सीमेट इक्वल एनर्जी हुआ। तो इनका पहले मिक्सिंग होगा, तो कितने एटॉमिक, और ये क्या आपके, दीज आर AO एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए। फिर हमने एक फीचर और पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन का, क्या था कि हाइब्रिडाइजेशन में जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे, 2 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं उनका शेप भी सेम होता है, एनर्जी भी सेम होता है। तो यहां पर एक 2s ऑर्बिटल और एक 2p ऑर्बिटल क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है फॉर द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो 2 ऑर्बिटल मिक्स हुए तो 2 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे, और उनका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, ये होगा, ये होगा। ठीक है, अब इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में देखो, ये जो हाइब्रिड का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर कैरेक्टर मिक्स आए। ठीक है, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हुए हैं इनमें s कैरेक्टर भी है, p कैरेक्टर भी है।
तो इस हाइब्रिड ऑर्बिटल को बोलेंगे क्या, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो यहां पर यह हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कौन सा हुआ, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये भी कौन सा हुआ, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए हाइब्रिडाइजेशन के लिए, तो दो ही हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हुए। तो आपने देखा कि एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल मिक्स हुआ, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में s के और p के दोनों के ही कैरेक्टर आएंगे, तो उस ऑर्बिटल का नाम ही क्या हो गया, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो हमारे पास टोटल कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हुए, दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हुए। पिक्चर क्लियर है। और हमने क्या पढ़ा कि हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक लोब लार्ज होती है और एक स्मॉल होती है, और इलेक्ट्रॉन हमेशा कौन सी लोब में होता है, लार्ज लोब में होता है। मिक्सिंग, ये ओवरलैपिंग किसमें होगी, हमेशा लार्ज लोब में होगी। तो यहां पर इस बेरिलियम ने अपना एक 2s और एक 2p ऑर्बिटल पहले क्या कर लिया, हाइब्रिडाइज कर लिया, ताकि इक्विवेलेंट एनर्जी के उसको बना सके, सेम शेप के बना सके। सो वी गेट 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब ये जो 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ये अपने आप को स्पेस में ऐसे अरेंज करेंगे ताकि ये एक दूसरे से क्या हो, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे, क्योंकि उनके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है, नेगेटिव, सेम चार्ज है। तो सेम चार्ज अगर क्लोज आ जाता है तो रिपल्शन हो जाती है, ठीक है, इसलिए वो क्या जाएंगे, दूर जाएंगे। तो ये देखो, ये दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम स्पेस में मैक्सिमम डिस्टेंस पे एक दूसरे से कैसे अरेंज कर सकते हैं, एक लाइन से अरेंज कर सकते हैं। कैसे, देखो ध्यान से, ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल हुआ, कौन सा, ये एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और ये दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो दोनों sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ने अपने आप को स्पेस में अरेंज कर लिया, एक दूसरे से दूर, लीनियरली। इनके बीच में जो एंगल है वो कितना डिग्री आ गया, 180 डिग्री आ गया। कितना एंगल आ गया, 180। तो एक चीज ध्यान रखना कि sp हाइब्रिडाइजेशन में जो थीटा होता है वो होता है कितना, 180 डिग्री होता है, और इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, लीनियर होती है। क्या होती है, लीनियर। फिट कर लो माइंड में, sp हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री, ज्योमेट्री क्या है, लीनियर। 180 का मतलब ही लीनियर है भाई। कहानी क्लियर है। चलो अब देखो, ये तो हो गया। मैं एक बार इसको दोबारा से शो कर दूं, क्योंकि मेरे को बॉन्ड फॉर्मेशन शो करना है, ठीक है। इनको मैंने दोबारा शो किया। तो दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ने अपने आप को स्पेस में अरेंज कर लिया। अब देखो, इलेक्ट्रॉन कितने थे हमारे पास, दो। तो हमने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा कौन सी लोब में होता है, लार्जर लोब में होता है। तो देखो, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा और एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। ये एक 2s में था, जो एक 2p में था। अब दोनों ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स हो गए, हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हो गए, तो इलेक्ट्रॉन आ गए किसमें, लार्जर लोब में। क्लियर है। अब देखो, बात यह है कि अब जो हमारा सराउंडिंग एटम 1 था क्लोरीन, उसका कौन सा ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है, और p ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, डबल डंबल। तो एक, और इसके 3p में एक इलेक्ट्रॉन था, ये लो, एक इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन। तो ये तो 3p एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये क्या है, 3p एटॉमिक ऑर्बिटल है, किसका, क्लोरीन का। किसका, क्लोरीन का। और इसने ओवरलैपिंग कर ली किस ऑर्बिटल के साथ, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। कौन सा, बेरिलियम का। कहानी समझ आ गई। चलो, उसके बाद दूसरा सराउंडिंग एटम क्लोरीन, और उसका भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके 3p में है, ठीक है। और 3p क्या होता है, डबल शेप, और उसमें एक इलेक्ट्रॉन था, हो गया। तो ये कौन सा ऑर्बिटल है, दिस इज अ 3p एटॉमिक ऑर्बिटल, एओ लिख दूं। और ये कौन सा ऑर्बिटल के साथ ये ओवरलैप हुआ, ये हुआ इसके sp ho हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ, ठीक है। बॉन्ड बन गया। बॉन्ड किससे बनता है, ओवरलैपिंग से। अब बात यह है कि ये बेरिलियम के हैं, और ये क्लोरीन का है, और ये क्लोरीन का, ठीक है। अब ये जो बॉन्ड बना है ओवरलैपिंग से, ये रहा ओवरलैपिंग। किसकी ओवरलैपिंग हुई है, बेरिलियम का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, बेरिलियम का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, और क्लोरीन का p, यानी 3p लिखूं, समझ गया, p लिख देता हूं, क्लोरीन का p हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये जो ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बना है, उसमें बेरिलियम का कौन सा है, अगेन वही sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और क्लोरीन का कौन सा है, 3p, मैं p लिख रहा हूं। अब बताओ कि ये भी spp ओवरलैपिंग से बना है, ये बॉन्ड भी spp ओवरलैपिंग से बना है। तो ये दोनों बॉन्ड क्या हो गए, इक्विवेलेंट नेचर के हो गए, इक्विवेलेंट हो गए, ठीक है। इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया।
टू एक्सप्लेन द इक्विवेलेंट नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन ए मॉलिक्यूल। अब यहां पे कोई डाउट नहीं लग रहा, ठीक है, इसलिए सेंट्रल एटम को अपने ऑर्बिटल्स क्या करने पड़े, हाइब्रिडाइज करने पड़े, ठीक है। और यही सेम एग्जांपल आ जाएगा किसमें, BeF2 में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, BeF2 में। तो क्या पता लगा कि जो sp हाइब्रिडाइजेशन है वहां पे थीटा कितना होता है, 180 डिग्री होता है, और इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, लीनियर होती है। क्या होती है, लीनियर। अब देखो एक बात हो रहा है कि अगर मान लो हमने क्या बोला कि कोवलेंट बॉन्ड बनता है ओवरलैपिंग से, एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से, हमने ये बात पढ़ी थी किसमें, ओवरलैपिंग थ्योरी में। लेकिन यहां पे कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है एक एटॉमिक ऑर्बिटल और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से, एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर डायरेक्शनल, तो इनसे जो बॉन्ड बनेगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, वो क्या ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो कहने का मतलब है अब जब हम थोड़ा हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जान रहे हैं तो एक कोवलेंट बॉन्ड कौन कौन से ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बन सकता है, तो देखो ध्यान से, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लो, ठीक है। तो ए कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, इट इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ किससे, ओवरलैपिंग हो सकती है AO यानी दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग हो जाए, जैसे हमने H2 पढ़ा, हमने उसके बाद HF पढ़ा, HCl पढ़ा, तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी तो भी कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। फिर AO-HO यानी एक एटॉमिक ऑर्बिटल और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी तो भी कोवलेंट बॉन्ड बना। देखा कि यहां पे क्लोरीन का एटॉमिक ऑर्बिटल था 3p और बेरिलियम का हाइब्रिड ऑर्बिटल है sp, तो उनकी ओवरलैपिंग से भी क्या बन रहा है, कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। फिर और HO यानी दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उनकी ओवरलैपिंग से भी कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, और इसके बारे में हम लोग बाद में एग्जांपल में डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इन तीनों में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसमें बनेगा, तो क्या बोला कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं दे फॉर्म स्ट्रॉन्गर कोवलेंट बॉन्ड देन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, उनकी ओवरलैपिंग ज्यादा होती है। तो इसका मतलब अगर दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है तो उनसे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। देन ओवरलैपिंग बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल, देन एटॉमिक ऑर्बिटल एंड एटॉमिक ऑर्बिटल। पिक्चर समझ आई आपको, ठीक है। कहने का मतलब है कि मान लो हमारे पास एक s ऑर्बिटल है और एक sp3 ऑर्बिटल है, इनके बीच में क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी तो बॉन्ड बनेगा। फिर उसके बाद हमारे पास एक sp3 है और दूसरा भी sp3 है और एक हमारे पास है s और s, तो बताओ इन तीनों में से बॉन्ड किसमें स्ट्रॉन्ग बनने वाला है, sp3 में बनने वाला है। क्यों, क्योंकि ऊपर वाला जो ss मैंने लिखा है दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग है, बीच वाले में एक एटॉमिक ऑर्बिटल और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग है, और नीचे में दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग है। और हाइब्रिड ऑर्बिटल में जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होता है वो ज्यादा होता है, और अगर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, तो ये बॉन्ड क्या बनेगा, स्ट्रॉन्गर बनेगा। तो मैं यहां पर क्या लिख दूं कि जो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड है, कहां लिखूं, यहां लिखूं, स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग है, स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग, ठीक है। एक किसका आएगा, ये आएगा किसमें, HO ओवरलैपिंग यानी ओवरलैपिंग बिटवीन हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल, HO ग्रेटर देन AO ग्रेटर देन AO यानी जो HO ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड आएगा उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। देन एटॉमिक ऑर्बिटल और हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच की ओवरलैपिंग से, देन एटॉमिक ऑर्बिटल एंड एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कोई इशू नहीं है। तो एक काम करो, इसको पहले नोट डाउन कर लो। चलिए उसके बाद एक एग्जांपल और लें जिसके अंदर हम लोग क्या शो करें, sp हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ जी, अभी जो मैं एग्जांपल लेने वाला हूं वो एग्जांपल कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा एग्जांपल है, कार्बन डाइऑक्साइड। वो एग्जांपल कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड में जो सेंट्रल एटम कौन हुआ, हमारे पास कार्बन हुआ, तो सबसे पहले क्या लिखे, जो सेंट्रल एटम है दैट इज व्हाट, कार्बन। और कार्बन का एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना है, 6 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p2, तो हमको क्या चाहिए, वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, और वो क्या है 2s2 एंड 2p
2। ये कार्बन की वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कौन सी? ग्राउंड स्टेट वाली, जीएस, ग्राउंड स्टेट। ठीक है, उसके साथ में क्या लगा है? ऑक्सीजन। जो सराउंडिंग एटम है नंबर 1 वो क्या है? ऑक्सीजन, जिसका एटॉमिक नंबर है 8, जिसका वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2s2 2p4, 2s2 एंड 2p कितना है? 1 2 3 4। ठीक है, चलिए सिमिलरली दूसरा सराउंडिंग एटम कौन है? वो भी ऑक्सीजन है और उसका भी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2s2 एंड 2p4। क्लियर है? तो अब होगा क्या? अब होगा ये कि सबसे पहले कि जो कार्बन है ये अपने जो 2s ऑर्बिटल में जो पेड इलेक्ट्रॉन्स है उनको क्या करेगा? अनपेयर करेगा। और अनपेयर करके कैसे होगा कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप होकर के अपने ही शेल के इस 2p ऑर्बिटल में चला जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद कि ये अपना एक 2s ऑर्बिटल और 3 2p ऑर्बिटल को क्या करेगा? हाइब्रिडाइज करेगा। क्योंकि जो बॉन्ड बनेगा ना, तो फैक्ट है कि कार्बन का एक s ऑर्बिटल और इसके 2p ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग होगी तो एक 2s 2p बॉन्ड बनेगा। फिर उसके बाद बाकी वाले जो बॉन्ड बनेंगे वो क्या बनेंगे? 2p 2p बनेंगे। तो बॉन्ड क्या हो गए? डिफरेंट हो गए। तो क्या बनेंगे? एक तो 2s 2p बॉन्ड बन जाएंगे और बाकी वाले क्या बनेंगे? 2p 2p बॉन्ड बन जाएंगे। अब देखो बॉन्ड में डिफरेंट हो रहे हैं, ओवरलैपिंग डिफरेंट हो रही है, तो उससे क्या होगा? बॉन्ड स्ट्रेंथ डिफरेंट आएगी अकॉर्डिंग टू द ओवरलैपिंग थ्योरी। तो फिर क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन करना पड़ेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन करते हैं सबसे पहले किसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा? कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होते हैं, एक 2s ऑर्बिटल और 3 2p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे। ये कहानी है। चलो, तो कहने का मतलब है, देखो ध्यान से, अगर मैं CO2 का स्ट्रक्चर बनाऊं तो CO2 के स्ट्रक्चर में क्या है? अगर हम इसका लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो यहां पर ऐसा है भाई कि जो कार्बन है इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। ऑक्सीजन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। दूसरा ऑक्सीजन ले लिया, उसके भी वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो क्या काम करेंगे ये? अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, पढ़ा था हमने ऑक्टेट रूल, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो गया तो कार्बन के कितने बॉन्ड बन गए? 4। कार्बन की वैलेंसी भी कितनी होती है? 4 होती है। अब देखो यहां पर कि कार्बन का 4 बॉन्ड होने का मतलब ऑक्टेट पूरा है, ये 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। ऑक्सीजन के 2 2 4 2 6 2 8, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा कि यहां पर हमारे पास बॉन्ड कौन सा आ रहा है? डबल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, अब देखो एक सिंपल सी बात है कि अगर दो एटम के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, दो एटम के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, तो वो बॉन्ड कौन सा होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा। वो बॉन्ड कौन सा होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा। कि दो एटम के बीच में बिगिनिंग में कौन सा बॉन्ड हो सकता है? सिग्मा बॉन्ड हो सकता है, बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर दो एटम्स के बीच में एक डबल बॉन्ड है, जैसे यहां पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड कैसे बनता है? कि पहले तो एक सिग्मा बनेगा, यानी सिग्मा बॉन्ड होगा इसमें एक, और बाद में क्या बनने वाला है? पाई बॉन्ड बनने वाला है। कि दो एटम्स के बीच में दो सिग्मा बॉन्ड नहीं हो सकते, सिग्मा हमेशा होगा तो एक ही होगा। ठीक है, देयर कैन बी ओनली वन सिग्मा बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। फिट कर लो माइंड में। ठीक है, उसके बाद में जो बॉन्ड बनेगा, बाद में जो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा वो पाई बॉन्ड होगा। तो एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। और पाई बॉन्ड कैसे बनता है? साइडवेज ओवरलैपिंग से, कोलेटरल ओवरलैपिंग से बनता है। अगर दो एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो उनमें सिग्मा कितना हुआ? सिग्मा एक ही होगा, दो एटम्स में एक ही सिग्मा हो सकता है। तो फिर पाई कितने हो जाएंगे? पाई 2 हो जाएंगे, और यहां पे ये 0। ठीक है, अब देखो ये हमने स्ट्रक्चर बनाया किससे? ऑक्टेट रूल से बना लिया। ठीक है ना, अब देखो यहां पर कार्बन और इस ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बना है। डबल बॉन्ड का मतलब क्या है? एक सिग्मा है और एक पाई है। इस डबल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा और एक पाई। और जो पाई बॉन्ड है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, तो पाई किससे होता है? साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है। जब ओवरलैपिंग ही साइडवेज हो रही है तो फिर वो हाइब्रिडाइजेशन में क्यों आएगा? क्योंकि हमने तो ये बोला कि हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो ओवरलैपिंग होती है वो बहुत शानदार ओवरलैपिंग होती है और उससे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है। लेकिन पाई बॉन्ड तो वीक होता है, और वो वीक बॉन्ड कैसे बनेगा? साइडवेज ओवरलैपिंग से बनेगा। तो जो पाई बॉन्ड है दैट विल नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। फिट है ये बात?
तो हमारे पास यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए। कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? 2। अब देखो यहाँ पे कि जब 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं कार्बन के 2 ऑक्सीजन के साथ में, तो कितने ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होंगे? सिर्फ 2 ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होंगे। किसके? कार्बन के। किसके? कार्बन के। यानी कार्बन का एक 2s ऑर्बिटल, एक 2s ऑर्बिटल जो कि स्फेरिकल है शेप में, और एक 2p ऑर्बिटल, एक 2p ऑर्बिटल, ये दोनों आपस में क्या होंगे? मिक्स होंगे फॉर द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। पिक्चर समझ आ गई? फिर हमने क्या बोला था कि द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड। तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे? 2। ठीक है, और वो दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है वो क्या होते हैं? सेम शेप के होते हैं एंड सेम एनर्जी के। यहां पे इन दोनों का शेप क्या है? डिफरेंट है। तो वो कौन सा होगा? एक ये और एक ये। अब इन हाइब्रिड ऑर्बिटल में s कैरेक्टर भी है, p कैरेक्टर भी है, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो हमारे पास ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म हुए। कितने फॉर्म हुए? 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म हुए। कितने हुए? 2। कहानी समझ आ गई आप लोगों को? चलो, अब उसके बाद क्या होने वाला है? उसके बाद देखो ध्यान से कि अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, देखो इस 2s में एक इलेक्ट्रॉन था, 2p में एक इलेक्ट्रॉन था, यानी जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज हुए हैं उनमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो एक इलेक्ट्रॉन तो आ जाएगा इसमें और एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इसमें। जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा लार्जर लोब में होता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल की लार्जर लोब में हमेशा इलेक्ट्रॉन होता है, और वही लार्जर लोब है दूसरे हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ या एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप होकर के सिग्मा बॉन्ड बनाती है। अब ये 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अपने आप को स्पेस में ऐसे अरेंज करते हैं सो एज टू गेट मैक्सिमम डिस्टेंस, ताकि उनमें रिपल्शन मिनिमम हो। कैसे होगा? देखो ध्यान से, ये होगा कुछ इस टाइप से। कैसे होगा? 1 2। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन है इसमें और एक इलेक्ट्रॉन है इसमें। 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, उन्होंने अपने आप को स्पेस में एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे क्या कर लिया? अरेंज कर लिया। कर लिया। चलो, अब क्या होने वाला है? ठीक है, ये शेप क्या होगी? तो लीनियर हो गया। लीनियर का मतलब बॉन्ड एंगल हो गया 180 डिग्री। अब देखो यहां पर इस साइड एटम, सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन का कितने अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स है? कितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स है? 2। दूसरे सराउंडिंग का भी 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स है। तो आउट ऑफ दीज 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ऑन ऑफ सराउंडिंग एटम 1, जो एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है 2p, उसके पास क्या है? एक इलेक्ट्रॉन, तो मैं वो 2p बना रहा हूं। सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन 1, उसका जो 2p हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, ये देखो मैंने सर्कल किया है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन था। उसमें क्या था? एक इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन आ गया इधर। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन का 2p ऑर्बिटल था। 2p कौन सा? एटॉमिक ऑर्बिटल था। और ये कार्बन का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, HO है। इनके बीच में क्या हो गई? ओवरलैपिंग हो गई, और ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो गया? यहां पे सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गया। क्लियर है? सिमिलरली जो दूसरा सराउंडिंग एटम है ऑक्सीजन, उसके 2 2p हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, और उन 2 2p हाफ में से एक 2p हाफ फील्ड ऑर्बिटल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो ओवरलैप हो जाता है किसके साथ में? इस कार्बन के दूसरे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ। कैसे ओवरलैप होगा? देखो, हो गया ओवरलैप। और ये इलेक्ट्रॉन था इस कार्बन के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में, और इस ऑक्सीजन के इस 2p एटॉमिक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन आ गया यहां पर, और यहां पर इनके बीच में ओवरलैपिंग हो गई। किसमें ओवरलैपिंग हुई? ओवरलैपिंग बिटवीन द sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एंड 2p एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो गया? यहां पे सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गया। कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो गया? सिग्मा। कहानी क्लियर है? अब देखो यहां पे क्या है कि कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन में तो सिर्फ ये 2 ही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए, एक 2s का और एक 2p का, लेकिन 2p के 2 ऑर्बिटल्स हैं, उन्होंने तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। ओके, तो 2p ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? डबल शेप। तो इस कार्बन के पास 2 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, और वो भी कौन से? हाफ फील्ड वाले हैं। अब क्या होगा?
फिर ये जो ऑक्सीजन है दो, इनके पास भी एक एक 2p हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। तो क्या होगा कि ये जो कार्बन है इसका ये 2p हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल और इस ऑक्सीजन का, सराउंडिंग एटम 1 ऑक्सीजन का ये जो बचा हुआ 2p हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, अब ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए। अब इनमें होगी साइडवेज ओवरलैपिंग, और pp का जो साइडवेज ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। तो देखो कैसे बनाएंगे हम लोग, हमने बनाया इस कार्बन का, ये क्या बनाया, ये 2p, ओके, उसमें दिखा दिया मैंने एक इलेक्ट्रॉन, और इस ऑक्सीजन का भी ये 2p, और उसमें भी हमने क्या दिखा दिया, एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। अब इनके अंदर क्या हो जाएगी, साइडवेज ओवरलैपिंग हो जाएगी। ठीक है, देखो इसको मिटा दिया जाएगा, ये भी आप लोग समझ गए शायद, डबल सिंगल ट्रिपल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखो ध्यान से, ये और ये है ना, तो अब इनमें क्या हो जाएगा, साइडवेज ओवरलैपिंग हो जाएगी, और इस साइडवेज ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई। पिक्चर क्लियर है। अब देखो कार्बन का एक 2p एटॉमिक ऑर्बिटल और भी है जो कि हाफ फिल्ड है, और वो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर तो हम लोग कैसे बनाए, तो एक काम करते हैं, क्योंकि हमारा बोर्ड तो 2 डायमेंशन है ना, 3D तो बना नहीं सकते, तो हम एक काम करते हैं, मैं इसको रेड से शो करने जा रहा हूं कि इस कार्बन का एक 2p हाफ फिल्ड ऑर्बिटल और भी है, जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और ये जो दूसरा ऑक्सीजन है, ये जो दूसरा ऑक्सीजन है उसका भी एक 2p हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये रहा ऑक्सीजन। ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन है। तो अब इनके अंदर क्या हो जाएगी, इनमें भी साइडवेज ओवरलैपिंग हो जाएगी, और साइडवेज ओवरलैपिंग होने से ये जो बॉन्ड बनेगा, ये कौन सा बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड। कहानी समझ आ गई। तो ये जो डायग्राम हमने बनाया वो डायग्राम क्या है, दिस इज द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है, ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ CO2, जिसमें दो सिग्मा बॉन्ड है और दो क्या है हमारे पास, पाई बॉन्ड है। दो सिग्मा और दो पाई, और जो पाई बॉन्ड है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो देखा आपने, दो p अलग ही रख दिए, हाइब्रिडाइजेशन में कौन पार्टिसिपेट हुए, सिर्फ ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट हुए, एक 2s और एक 2p। तो दोनों ने दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म किए। अब अगर मैं इसकी ज्योमेट्री की बात करूं, तो ज्योमेट्री आपने देखा क्या, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर होगी। देखो एक लाइन बन रही है ना, तो ज्योमेट्री क्या होगी इसकी, लीनियर। लीनियर का मतलब थीटा कितना हो गया, 180 डिग्री। थीटा कितना हो गया, 180 डिग्री। कहानी समझ आ गई। सो sp हाइब्रिडाइजेशन का एक और शानदार एग्जांपल कौन सा है, CO2। ठीक है, समझ जाओगे, ज्योमेट्री लीनियर है, बॉन्ड एंगल कितना है, 180 डिग्री। ठीक है, तो हमने जो पहले एग्जांपल पढ़े BCl2 का एंड BF2 का, वहां पे तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स थे, लेकिन अभी ये जो एग्जांपल पढ़ा है यहां पर क्या हमारे पास सिग्मा बॉन्ड भी है और पाई बॉन्ड भी है। अगर मैं हर एक बॉन्ड को स्पेसिफाई कर दूं, तो देखो ध्यान से, हर एक बॉन्ड को स्पेसिफाई करें, तो ये देखो कि इस कार्बन के इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में, sp हाइब्रिड में, और इस ऑक्सीजन के कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल है ऑक्सीजन का, 2p ऑर्बिटल से ये जो सिग्मा बॉन्ड बना है, ये सिग्मा बॉन्ड कौन सा है, ये सिग्मा बॉन्ड है कार्बन का, तो है sp। चलो एक काम करते हैं, यहां लिखते हैं हम लोग C, यहां पर ऑक्सीजन और यहां भी ऑक्सीजन। जो सिंगल बॉन्ड बना था, जो क्या बना था, सिग्मा बॉन्ड, उसमें कार्बन का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का कौन सा था, 2p एटॉमिक ऑर्बिटल था। कार्बन का sp और ऑक्सीजन का 2p, sp तो हाइब्रिड है और 2p क्या है, एटॉमिक है। और ये जो सिग्मा बॉन्ड बना था कार्बन ऑक्सीजन में, उसमें कार्बन का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का 2p एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग से बना था। ये बात क्लियर है। उसके बाद देखो, उसके बाद जो पाई बॉन्ड बना है, पाई बॉन्ड जो कि साइडवेज ओवरलैपिंग से बना है, इसको भी मैं एक बार ऐसे दिखा रहा हूं। ठीक है, मान लो ये ऊपर वाला सिग्मा सिग्मा और नीचे वाला कौन सा है, पाई। यहां भी नीचे कौन सा है, पाई। तो ये पाई बॉन्ड कौन सा है, उसमें कार्बन का 2p ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का भी 2p ऑर्बिटल में साइडवेज ओवरलैपिंग हुई है। साइडवेज यानी कोलेटरल या फिर लेटरल भी बोल सकते हो। ठीक है, ये क्या हुई है, साइडवेज ओवरलैपिंग। सिमिलरली ये पाई बॉन्ड में कार्बन का 2p और ऑक्सीजन का भी 2p
और उनमें कौन सी ओवरलैपिंग हुई है, सेम वही साइडवेज ओवरलैपिंग से बना। कहानी समझ आ गई? तो हमने हर एक बॉन्ड को क्या कर दिया, यहां पे स्पेसिफाई कर दिया। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो इसको एक बार आप नोट डाउन कीजिए। ये है आपका sp हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कौन सा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एक बार वीडियो को पॉज कर लो और पॉज करने के बाद इसको नोट डाउन कर लो। अब इस sp हाइब्रिडाइजेशन में एक और इंपॉर्टेंट बात जो कि ध्यान देने वाली है, क्या है कि देखो, ये जो हमने दो sp ऑर्बिटल्स बनाए थे, दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए, ये तो होगा sp हाइब्रिडाइजेशन में दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। अब जैसे ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो हर एक ऑर्बिटल में, जैसे इस sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में जो s करेक्टर है, यानी s ऑर्बिटल का जो करेक्टर है वो 100% तो नहीं आया, क्योंकि वो तो हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो क्या आएगा, उसका कुछ परसेंटेज आएगा। तो देखो कि टोटल कितने हमारे पास, दो है sp, यानी 50% s करेक्टर है और 50% p करेक्टर। अगर मैं इस हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात करूं इसकी, तो इसके अंदर 50% s करेक्टर है और 50% इसके अंदर p करेक्टर है। और सेम कहानी इसी के साथ है, इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में भी क्या हुआ, 50% s करेक्टर आया और 50% क्या आया, p करेक्टर। क्या आया, p करेक्टर। दोनों को ऐड कर दो, देखो 50% s और 50% s, तो दोनों में मिला के s कितना हुआ, 100%, यानी एक हुआ। और दोनों को मिला के p कितना हुआ, दोनों ऑर्बिटल्स में p करेक्टर कितना आया, 100%, यानी एक आया। यानी एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल इन दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को फॉर्म कर रहा है। कहानी समझ आ गई? तो याद रखो कि sp हाइब्रिडाइजेशन में s करेक्टर कितना होता है, 50%, यानी हाफ, और p करेक्टर कितना होता है, 50%। किसमें, इस एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में, इस एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में s करेक्टर 50% है और p करेक्टर कितना है, 50% है। ये बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो था हमारा क्या, sp हाइब्रिडाइजेशन विद एग्जांपल। अब आगे हम लोग चलते हैं किसके ऊपर, नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। कौन सी है वो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सी है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। चलिए, हाँ जी, देखो नंबर टू क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। देखो नाम से पता लग रहा है कि sp2 यानी कि हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हुए हैं। एक s ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ है और दो p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हुए हैं। क्लियर है? चलो, अब देखो बात क्या है, हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, और एग्जांपल से हम लोग इसको अच्छे से स्टडी करेंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया यहां पे, क्या, BF3, आप BCl3 ले सकते हो, BBr3 ले सकते हो, BI3 भी ले सकते हो, ठीक है। चलो, मैंने वो एग्जांपल लिए हैं जहां पर सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर है नहीं, ठीक है। चलो, अब अगर मैं BF3 की स्ट्रक्चर देखूं, BF3 के बारे में डिस्कस करते हैं, तो BF3 में जो सेंट्रल एटम है Ca, वो कौन है, बोरोन है। वो कौन है, बोरोन। अब बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5 होता है। तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कितना होगा, 1s2 2s2 2p1। बट हमको कौन सा लेना है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेना है, और वो कौन सा हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा क्या, 2s2 2p1 हो जाएगा, 2s2 2p1। अब इस 2s2 2p1 को कैसे लिखे, 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है और जो 2p है 1 इलेक्ट्रॉन है उसमें। क्लियर है? चलो, अब उसके साथ में जो सराउंडिंग एटम है, जो साइड एटम है, वो कौन है, फ्लोरीन है। कितने फ्लोरीन लगे हैं, 3 फ्लोरीन लगे। कितने फ्लोरीन लगे हैं, 3। देखो, एक फ्लोरीन की अगर मैं बात करूं, एटॉमिक नंबर कितना है, 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5, और वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2s2 2p5, यानी 1 2 3 4 5। हर्ट्ज रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को सेट किया है। तो ये एक फ्लोरीन है। तो हमारे पास टोटल कितने फ्लोरीन है, 3। तो तीनों के तीनों एक बार मैं बना देता हूं,
2s2 2p 5 2s2 and 2p 5। ठीक है, अब देखो क्या है कि सबसे पहले तो कि जो बोरोन है ये 2s2 2p1 इसकी क्या है, ग्राउंड स्टेट, और साथ में कितने फ्लोरीन लगे हैं, 3 फ्लोरीन लगे। अब वो 3 फ्लोरीन है और तीनों फ्लोरीन के पास इनके 2p ऑर्बिटल में एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब बोरोन के पास भी कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होने पड़ेंगे, 3, और 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने के लिए बोरोन को जाना पड़ेगा कहां पर, एक्साइटेड स्टेट में। और एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, एक्साइटेड में क्या होगा कि बोरोन का ये जो 2s का एक इलेक्ट्रॉन है वो यहां से जंप करके कहां चले जाएगा, इसी की शेल के दूसरे ऑर्बिटल में चला जाएगा, हायर एनर्जी ऑर्बिटल में चला जाएगा, यानी 2p में। अब बोरोन के पास टोटल कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 है, यानी मैं बोल दूं कि टोटल कितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं। और ये बोरोन की क्या है, दिस इज द एक्साइटेड स्टेट ऑफ बोरोन। ये बात समझ आ गई, ठीक है। अब होगा क्या, अगर बॉन्ड बनेंगे, चलो मैं रफली एक बार बॉन्ड बना देता हूं, क्या, बी, उसके बाद एफ एफ एफ। अगर हम लोग डायरेक्ट ओवरलैपिंग थ्योरी से बॉन्ड बनाते हैं, ओवरलैपिंग थ्योरी को माइंड में रखे, तो होता क्या कि बोरोन का 2s में इलेक्ट्रॉन और यानी 2s ऑर्बिटल, और पहला वाला फ्लोरीन, ये जो फ्लोरीन नंबर दे देता हूं 1, ये नंबर 2 दे देता हूं, ये नंबर 3 दे देता हूं, ठीक है। तो बोरोन का 2s में जो इलेक्ट्रॉन यानी 2s ऑर्बिटल और फर्स्ट फ्लोरीन का 2p ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग होता, तो उनसे क्या बनता, बॉन्ड बनता। क्लियर है, चलो मैं लिख देता हूं इसको, ये लो। तो क्या होता, बोरोन का 2s और फ्लोरीन का 2p, तो 2s 2p ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है। उसके बाद नेक्स्ट फ्लोरीन नंबर 2 में बोरोन का जाता कौन सा, 2p ऑर्बिटल, और फ्लोरीन का भी 2p ऑर्बिटल, तो बोरोन का 2p, फ्लोरीन का भी 2p, तो इनमें ओवरलैपिंग होती। और थर्ड फ्लोरीन के लिए बोरोन का ये 2p का एक बचा हुआ ऑर्बिटल, और फ्लोरीन का कौन सा है, 2p, तो 2p 2p ओवरलैपिंग होती। अब देखो ये सारे के सारे बॉन्ड सेम दिख रहे हैं, लेकिन यहां पर ये 2p 2p ओवरलैपिंग से बना है, ये भी 2p 2p से बना, और ये है 2s 2p ओवरलैपिंग से। और हमको पता है कि अगर हम लोग एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग की बात करें, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ की, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहां पर among 2p 2p overlapping and 2s 2p overlapping में extent of overlapping किसमें ज्यादा है, 2p 2p overlapping में extent ज्यादा है देन 2s 2p, यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा तो ये 2p 2p वाले बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होंगे देन 2s 2p ओवरलैपिंग वाले। लेकिन ऐसा तो नहीं है, सारे के सारे बॉन्ड सेम है, ठीक है, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, तभी तो हाइब्रिडेशन थ्योरी आई। तो अब ओवरलैपिंग के हिसाब से मामला थोड़ा गड़बड़ हो रहा था, तो उस मामले को सोल्व करने के लिए क्या किया गया, इसको मिटाओ। सबसे पहले क्या होगा, बॉन्ड को इक्विवेलेंट करने के लिए, यहां पे तीनों बॉन्ड इक्वल नहीं आ रहे हैं, 2 बॉन्ड इक्वल आ रहे हैं, एक अनइक्वल आ रहा है। तो बॉन्ड को इक्वल करने के लिए तो ये जो बोरोन है, ये जो बोरोन है वो सबसे पहले अपने ऑर्बिटल्स को क्या करता है, मिक्स करता है, यानी हाइब्रिडाइज करता है। क्या करता है, हाइब्रिडाइज। देखो 2s1 2p 1 2, और ये कौन सी स्टेट है इसकी, एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है। तो क्या करेगा बोरोन, सबसे पहले एक अपने 2s ऑर्बिटल को और 2 2p ऑर्बिटल्स को, इनको पहले क्या करेगा, हाइब्रिडाइज करेगा। क्या देखो, एक तो है इसका 2s ऑर्बिटल और 2 2p ऑर्बिटल है, ठीक है। ये हमने ले लिया मान लो 2py, और ये हमने ले लिया कौन सा, 2px। इनको वो सबसे पहले क्या करेगा, मिक्स करेगा, हाइब्रिडाइज करेगा। तो कितने एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो रहे हैं, 1 2 3, तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे, 3। तो टोटल 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे, और वो जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होने वाले हैं वो कौन कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल है, देखो 1 2 3। अब ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल यहां पे फॉर्म होने वाला है। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होने वाले हैं, 3। कहानी समझ आ गई आप लोगों को। अब एक चीज नोटिस करो, अब एक चीज नोटिस करो कि ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हुए 3, इनका नाम क्या है, दीज आर
sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्यों? क्योंकि ये एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल के हाइब्रिडाइजेशन से बने हैं, उनकी मिक्सिंग से बने हैं। तो इन हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या है? दीज आर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। कितने फॉर्म हुए? 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हुए। ये बात समझ आ गई। दूसरी बात, हर एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में s कैरेक्टर कितना हुआ? देखो टोटल कितने हैं? एक s है, दो p है, तो टोटल हुए 3, और 3 में s कितना है? 1, तो s कैरेक्टर कितना हुआ? हर एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में जो s कैरेक्टर है, जो s कैरेक्टर है वो कितना होगा? 1/3, क्योंकि s है 1, sp2 में टोटल कितने हैं? 3, तो s कितना है उसमें? 1, तो s कैरेक्टर कितना आया? 1/3, और 1/3 का मतलब कितना हुआ? 33.3%। हर एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में s कैरेक्टर है 33.3%, तो फिर उसमें p कैरेक्टर कितना आया? तो p कैरेक्टर आया, अब देखो p कितने बचे? 2, 100 में से 33.3 माइनस कर दो, और तो कोई है नहीं sp के अलावा, तो कितना बचा आपके पास? ये बचा 66.7%। तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में s कैरेक्टर कम है एज कंपेयर टू p कैरेक्टर। कहानी समझ आ गई? चलो अब क्या होगा कि ये जो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं, ये अपने आप को स्पेस में ऐसे अरेंज करेंगे ताकि ये एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो। क्यों? क्योंकि इन ये जो बड़ी लोब्स हम दिखा रहे हैं ना हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की, उनके अंदर क्या है? उनके अंदर 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन है। ओके, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है? सेम। तो क्या होगा कि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जिनमें इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज सेम, तो वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्लोज आए तो रिपेल करेंगे। तो ये तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को स्पेस में मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज करेंगे ताकि रिपल्शन क्या हो? मिनिमम हो। तो बताओ, जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो सकता है? वो हो सकता है प्लेन, और प्लेन में क्या हो सकता है? 120 डिग्री एंगल। भाई टोटल एंगल कितना है? 360 है, तो उसको 3 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा? 120 डिग्री एंगल होगा। ये बात समझ आ गई? इस चीज को पहले नोट कर लो, एस कैरेक्टर को और पी कैरेक्टर को, ठीक है। चलो इसको बिठा दिया जाए एक बार। हाँ जी, तो क्या होगा? देखो ये तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल स्पेस में अरेंज हुए। कैसे अरेंज हुए? ये एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये जो दूसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये तीसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। कहानी समझ आ गई? और तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की जो बिगर लोब है, लार्जर लोब है, उसमें इलेक्ट्रॉन होता है। हमने क्या पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की लार्जर लोब में होता है, स्मॉलर लोब में नहीं होता, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन है अनपेड? 1 2 3, तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिया यहां पर, एक यहां दिखा दिया, और एक मैंने दिखा दिया कहां पर? यहां पर। कहानी क्लियर आ गई? तो ये बोरोन के 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, और इनके बीच में अगर मैं एंगल की बात करूं, देखो अगर मैं इनके बीच में इस एंगल की बात करूं तो ये एंगल कितना है? 120 डिग्री। एंगल कितना है? 120 डिग्री। तो कहानी समझ आ गई कि भाई sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो थीटा होता है वो 120 डिग्री होता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अब ये कैसा लग रहा है? कितने एंगल बने? 1 2 3, और ये एक प्लेन में बने हैं, तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी? ट्रायंगल प्लैनर। क्या होगी ज्योमेट्री? ट्रायंगल प्लैनर, या इसको हम लोग ट्रायंगुलर प्लैनर भी बोल सकते हैं। कहानी समझ आ गई? क्योंकि 3 एंगल है इसलिए ट्रायंगुलर, ट्रायंगल के जैसा लग रहा है तो ट्रायंगुलर, और ये प्लेन में है तो प्लेनर। क्लियर है? अब देखो बात क्या है, अब क्या होगा कि हाइब्रिडाइजेशन हो गया, और हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद अब क्या होगी? ओवरलैपिंग होगी, क्योंकि बॉन्ड तो ओवरलैपिंग से बनता है, हाइब्रिडाइजेशन से बॉन्ड थोड़ी बनता है, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि फ्लोरीन, पहला फ्लोरीन है, उसका जो अनपेड इलेक्ट्रॉन किसमें है? 2p में, ठीक है। और 2p का शेप कैसा होता है? डबल शेप। तो एक लोब के साथ में मैं 2p ऑर्बिटल की क्या करवा दूंगा? ओवरलैपिंग करा दूंगा। देखो ध्यान से, करवा दी। ये फ्लोरीन का 2p ऑर्बिटल है, और उसके अंदर क्या है? एक इलेक्ट्रॉन। ये लो, हो गया ओवरलैपिंग, और ओवरलैपिंग से ये कौन सा बॉन्ड बन गया? सिग्मा बॉन्ड बन गया। कौन सा बॉन्ड बन गया? सिग्मा। अब आते हैं दूसरे फ्लोरीन, दूसरे फ्लोरीन का भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन उसके 2p में है, तो इसके साथ, इस लोब के साथ ओवरलैप करवा दो। एक अनपेड इलेक्ट्रॉन था, ये लो, हो गया ये भी। उसके बाद तीसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम लोग?
ठीक है, चलो एक बार इसको मिटा दिया जाए, समझ आ गई होगी ये बात तो। और एक अनपेड इलेक्ट्रॉन था इसमें ये, ठीक है, तो स्ट्रक्चर बन गया, ये सिग्मा बॉन्ड बना, ये बॉन्ड भी सिग्मा और ये बॉन्ड भी सिग्मा। क्लियर है, चलो इसको ऐसे लिख देते हैं, सिग्मा। क्लियर है, तो ये किसका ऑर्बिटल डायग्राम है, BF3 का। दिस इज द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर या डायग्राम ऑफ BF3। किसका है, BF3 का ऑर्बिटल डायग्राम है। कहानी समझ आ गई, ठीक है। तो ये है क्या आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन, सेम कहानी। अब देखो यहां पर पहली बात तो देखो, ठीक है, यहां पर हो क्या रहा है कि जो सिग्मा बॉन्ड बना है, ये जो सिग्मा बॉन्ड बना है, तो मैं इसको थोड़ा सा सेपरेट लिख देता हूं। कहां लिखूं मैं यहां पे, इसको यहां लिख देता हूं, ये देखो कि है BF और ये F। अब ये जो सिग्मा बॉन्ड बना है उसमें बोरोन का कौन सा ऑर्बिटल है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो बोरोन का तो हुआ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और फ्लोरीन का कौन सा हुआ 2p, कौन सा हुआ 2p हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड बना कौन से ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बना, sp2 2p ओवरलैपिंग से बना है। सिमिलरली ये जो बॉन्ड बना है तो उसमें बोरोन का sp2 और फ्लोरीन का 2p, इसमें भी बोरोन का sp2 और फ्लोरीन का 2p। तो देखा आपने कि तीनों के तीनों बॉन्ड है वो क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, क्योंकि वहां पे ओवरलैपिंग क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, टू एक्सप्लेन द इक्विवेलेंट नेचर ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड इन ए मॉलिक्यूल। तो सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्ड है वो इक्वल नजर आ रहे हैं, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। कहानी समझ आ गई आप लोगों को। चलो, तो ये तो हमने बात किया सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के बारे में। किसके बारे में, सिग्मा बॉन्ड। वीडियो को पॉज कर लो एक बार और इसको पहले नोट डाउन कर लो, ठीक है। चलो अब आगे हम लोग चलते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि जहां पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन सिग्मा के साथ पाई बॉन्ड भी है, सिग्मा के साथ पाई बॉन्ड भी है, ठीक है। चलिए हाँ जी, तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं यहां पे, क्या मैं ले रहा हूं C2H4, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इथीन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इथीन, ठीक है। अब देखो यहां पर कितने सेंट्रल एटम है, 2। अगर मैं बेसिकली इसका एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, तो देखो कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा। 2 कार्बन है, ठीक है। अब 2 कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 4। तो एक काम करो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो क्या किया, 2 हाइड्रोजन इसको दे दिए, और हमको पता है कि हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है क्योंकि इसको अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है। तो कार्बन के पास वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। इस कार्बन के पास भी 1 2 3 4, और हाइड्रोजन के पास 1 1 1 और 1, ठीक है। तो हाइड्रोजन ने कार्बन के साथ एक एक बॉन्ड बना लिए। अब ये कार्बन के पास 2 है, इसके पास भी 2 है, तो इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, तो बन गया बॉन्ड, ठीक है। तो ये क्या है, C2H4। अब यहाँ पे कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, और हमने क्या पढ़ा कि एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। एक डबल में एक सिग्मा और एक पाई। 2 एटम्स के बीच में सिग्मा अगर होगा तो एक ही होगा, लेकिन पाई एक से ज्यादा हो सकते हैं। जैसे ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई होते हैं। कहानी क्लियर है। चलो अब एक बात देखो यहां पर कि हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका क्या है। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका क्या है, कैसे निकालेंगे, देखो सिंपल तरीका बताता हूं हाइब्रिडाइजेशन निकालने का। कि हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हमको क्या क्या कंसीडर करना है, हमको कंसीडर करना है क्या, लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। एक तो लोन पेयर है भाई, वो लोन पेयर किसी हाइब्रिड ऑर्बिटल में आएंगे, और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, जो पाई बॉन्ड है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है। और जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है अगर रह जाए किसी मॉलिक्यूल के पास, तो वो भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, एक्सेप्ट सम कंडीशंस। कुछ एक हमारे पास एग्जांपल है जहां पर सिंगल इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करता है, जैसे NO2 है हमारे पास, जैसे ClO2 है हमारे पास। ClO2 में सिंगल पार्टिसिपेट नहीं करता, सॉरी, वहां पर वो 3 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर्ड बॉन्ड बनाता है, लेकिन NO2 में पार्टिसिपेट करता है, CF3 रेडिकल में पार्टिसिपेट करता है। अब ये कैसे करता है, आने वाले लेक्चर्स में आपको बड़े डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूंगा।
ठीक है, चलो। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का सिंपल सा तरीका क्या, नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। मान लो आपके पास, मान लो इफ लोन पेयर आपके पास 1 है और आपके पास जो बॉन्ड पेयर है वो भी आपके पास कितना है, वो आपके पास 2 है, तो सम कितना हो गया, 3 हो गया। 3 का मतलब क्या हो गया, sp2, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2 हो जाएगी। अगर आपके पास लोन पेयर मान लो 1 है और बॉन्ड पेयर आपके पास कितने हो गए, 3 हो गए, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या, 1 + 3 कितना होता है, 4। 4 का मतलब क्या है, s, और p कितने बचे, 3 बचे, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3 हो जाएगी। अगर आपके पास मान लो कि लोन पेयर 1 है और आपके पास जो बॉन्ड पेयर है वो 4 हो जाए, बॉन्ड पेयर कौन से, सिग्मा बॉन्ड की बात हो रही है, वो 4 हो जाए, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, 1 + 4 यानी sp3d। sp3d 1 + 4 कितना हो गया, 5, ये लो 5, 5 में s1, p के 3 ऑर्बिटल और एक जो बचा हो क्या आएगा, d। क्लियर है। और मान लो आपके पास लोन पेयर 1 है और बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 5 हो गए, तो टोटल सम कितना होगा, 1 + 5 6, 6 यानी ये 6 है, 6 यानी s p3 और d कितने बचे, 2 बचे, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d2। और अगर आपके पास मान लो लोन पेयर 1 है और बॉन्ड पेयर कितने हैं आपके पास, मान लो 6 है, तो सम कितना हो गया, 7। 7 का मतलब क्या हो गया, देखो ध्यान से, ये 5 और ये 2 7, 7 यानी s p के 3 और d कितने बचे, d भी 3 बचे, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, sp3d3 पक्का। लेकिन अगर आपके पास लोन पेयर 1 और बॉन्ड पेयर 7, सम हो गया 8, हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp3d4, नो। अगर सम 8 हो गया तो हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्या है भाई, कहानी समझ आ गई, चलो। तो sp3d3 तक है हमारे पास, क्लियर है। अब यहां पर लोन पेयर इंक्रीज कर सकते हो, जैसे मान लो आपके पास लोन पेयर है वो 2 हो जाए और मान लो बॉन्ड पेयर है वो आपके पास 2 हो जाए, सम हो गया आपके पास 4, हाइब्रिडेशन हो गया sp3। क्लियर है, कोई इशू नहीं है, कर सकते हो, लोन पेयर को इंक्रीज कर सकते हो, बॉन्ड पेयर को डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है। बट याद रखना, लेना क्या आपको, नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन द सेंट्रल एटम प्लस में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ये सारा कहानी किसके ऊपर है, ऑन द सेंट्रल एटम के ऊपर है, ये सब सीए सेंट्रल एटम के ऊपर है। ये नहीं कि साइड एटम के भी लोन पेयर काउंट कर लिए, नो नो नो। पिक्चर समझ आ गई आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको एक बार पॉज करके नोट डाउन कर लो। हाँ जी, तो अब हम लोग चलते हैं कि हमारे पास ही इथीन का हमने ऑक्टेट रूल के हिसाब से, लुईस डॉट स्ट्रक्चर के हिसाब से, ठीक है, हमने क्या कर लिया, इसका स्ट्रक्चर बना लिया। अब हमको बनाना है इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक है। तो इसका ऑर्बिटल डायग्राम हम लोग कैसे बनाएं, देखो हमारे पास कितने सेंट्रल एटम है, 2 है, कितने हैं, 2। तो अगर सबसे पहले मेरे को यहां पर हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़े हर एक सेंट्रल एटम का, हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़े, जैसे मान लो ये C1 है, ये मान लो C2, समझ गए। तो मेरे को हाइब्रिडाइजेशन निकालना है किसका, C1 का, तो कैसे निकालूंगा, इसके पास लोन पेयर कितने हैं, एक भी नहीं, फिर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2, और एक डबल बॉन्ड में भी एक सिग्मा होता है, कितने हुए, टोटल 3 हुए, तो वी हैव टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड्स। कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3। अब 3 का मतलब क्या हुआ, 3 का मतलब क्या हुआ, sp2, यानी यहां पर जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन पे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है। सिमिलरली C2 में क्या होगा, C2 में भी वही कहानी होने वाली है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, देयर आर 3 सिग्मा बॉन्ड्स, तो ये कार्बन क्या है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है, ये कार्बन क्या है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, कहानी समझ आ गई। अब देखो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में अगर मैं बॉन्ड एंगल की बात करूं, ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा पोलियो की ड्रॉप दिया जाए, हाँ जी, इसका 2 बूंद से नहीं हो पाता, तो इसको कम से कम 15-20 बूंदे चाहिए, हाँ जी। तो अगर मैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल की बात करूं तो बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री होगा। और अगर मैं यहां पर इसकी जो ज्योमेट्री की बात करूं तो ज्योमेट्री क्या होगी, ट्रिगोनल प्लेनर होगी, ये बात क्लियर है। तो देखो ध्यान से क्या होगा कि जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, मैं कार्बन नंबर 1 को बना रहा हूं, ठीक है। तो फिर देखा आपने, अगर मैं बीच में मिरर डालूं, इफ आई पुट ए मिरर हियर, तो दोनों सेम है, सिमेट्रिकल है, तो एक कार्बन का शो कर देते हैं, दूसरे कार्बन का डिटो वैसा बना देंगे,
तो मैंने ले लिया क्या, सेंट्रल एटम कौन सा, कार्बन नंबर 1 ले लिया। और कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है, 1s2 2s2 2p2, वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, 2s2 एंड 2p2 हुआ। ठीक है, और साथ में क्या लगे हमारे पास, 2 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन है क्या होता है उसका 1s1, दूसरा हाइड्रोजन भी 1s1। ये बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से, इस कार्बन के साथ में कार्बन नंबर 2 भी है, यानी उसको उस कार्बन के साथ भी एक बॉन्ड बनाना है। ठीक है, तो देखो इस कार्बन को दो तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने हैं और एक कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना है। सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहा हूं मैं, अभी पाई बॉन्ड की बात नहीं कर रहा हूं। इस कार्बन के सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3, और 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करने के लिए इस कार्बन को कितने अनपेड ऑर्बिटल्स चाहिए, कितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स चाहिए, कितने चाहिए, 3 चाहिए, सिंपल सी बात है। लेकिन हमारे पास कितने हैं, सिर्फ 2 ही हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि ये तो इसकी ग्राउंड स्टेट है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां से लेकर के यहां ले जाएगा, यानी वो सबसे पहले एक्साइटेड स्टेट में आएगा। अब हमारे पास कितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो गए, 1 2 3 4, और हमारे लगने कितने वाले हैं, 1 2 3। सिग्मा बॉन्ड की ही बात हो रही है, अभी पाई की बाद में देखेंगे, क्लियर है। तो वी नीड 3 ऑर्बिटल्स। फिर हाइब्रिडेशन क्या निकाली हम लोगों ने वहां पे, sp2, s का एक ऑर्बिटल, p के 2 ऑर्बिटल। तो देखो 2s ऑर्बिटल और 2p के 2 ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल सबसे पहले आपस में क्या करेंगे, हाइब्रिडाइज करेंगे। कितने एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो रहे हैं, 1 2 3, तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हो रहे हैं, 3। और वो जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हो रहे हैं, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हो रहे हैं, वो अपने आप को स्पेस में कैसे अरेंज करेंगे, ट्रिगोनल प्लानर 120 डिग्री एंगल पे। तो देखो मैं कार्बन नंबर 1 का वो जो हाइब्रिड यानी ऑर्बिटल डायग्राम बनाने जा रहा हूं, देखो ध्यान से। तो आपको क्या करना है, 1 2 3, ओके। और कितने जो ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज हुए हैं उनमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। इसकी बात नहीं हो रही है, इसकी बाद में बात करेंगे, 1 2 3। तो ये लो हमने एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया इसमें, 1, फिर एक इसमें 2 3, क्लियर है। तो हमने ये C1 है यानी कार्बन नंबर 1 है, उसका ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ कर दिया, क्लियर है। अब एक बात देखो यार कि जैसा हमने C1 का ड्रॉ किया है, ये C1 का है, तो वैसा ही किसका होगा, C2 को होगा, क्योंकि वहां पर भी हाइब्रिडेशन क्या है, sp2 है। ठीक है, तो देखो क्या होगा, ड्रॉ करें C2 का, यानी इसका मिरर इमेज बना दो एक तरह से, 1 2 3, ठीक है, बना दिया हमने मिरर इमेज। ये लो थोड़ी सी बड़ी बन गई, थोड़ी सी छोटी कर लीजिएगा, और ये 3। अब यहां पर भी कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 होंगे। तो देखो एक इस लोब में, एक इस लोब में, और एक यहां पे। तो अब एक चीज नोटिस करो, ये किसका है, C2 का। अब देखो यहां पर क्या हुआ कि यहां पर ओवरलैपिंग हुई, यहां पर क्या हुई, ओवरलैपिंग। किसमें ओवरलैपिंग हुई, इस कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, और इस कार्बन के भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, यानी 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग हुई। और हमने क्या पढ़ा है कि ये डायरेक्ट ओवरलैपिंग से बॉन्ड कौन सा बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और हमने क्या पढ़ा है कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग में किसका एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होता है, कि जब 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग होती है तो वो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होता है एज कंपेयर टू जब एक एटॉमिक ऑर्बिटल में एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग हो, देन 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग हो। अब यहां पर जो ओवरलैपिंग हो रही है दैट इज बिटवीन 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग आएगा ज्यादा, जिससे बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। ठीक है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एंड द गेम इज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी। कहानी समझ आ गई, चलो अब देखो ये तो बन गया डायग्राम। अब मैं C1 पे वापस आ जाता हूं, कितने हाइड्रोजन लगे यहां पे, 2, और हाइड्रोजन के पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन किस में है, 1s में है।
और अब देखो ये 1s, इसको तो कोई हाइब्रिडेशन की जरूरत है ही नहीं, बॉन्ड तो बनता है ओवरलैपिंग से। और s ऑर्बिटल का जो शेप है वो क्या होता है, स्फेरिकल होता है। और यहां पर हमारे पास कितनी लोब्स बची हैं इस कार्बन की, C1 की 2 लोब्स बची हैं। और कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। तो क्या काम करो, स्फेरिकल और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, ये लो दिखा दिया, हो गया ओवरलैपिंग। ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1s है, और ये दूसरी लोब के साथ दूसरा हाइड्रोजन और उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये लो, हो गया काम, ये दूसरा हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहां पर ये ओवरलैपिंग हो गई, बॉन्ड बन गया सिग्मा, ये ओवरलैपिंग हो गई, बॉन्ड बन गया सिग्मा। क्लियर है। सिमिलरली ये कहानी यहां पे भी कर दो कि इस कार्बन के नंबर 2 के पास भी 2 हाइड्रोजन है और उनके 1s, ये लो ये लो, ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन। ठीक है, तो क्या बना दिया हमने, इस C1 के 3 सिग्मा बॉन्ड बना दिए और C2 के भी हमने 3 सिग्मा बॉन्ड बना दिए। ठीक है, अब बात आते हैं किसके ऊपर, पाई बॉन्ड के ऊपर। और हमने बोला कि जो पाई बॉन्ड है वो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, इसलिए हमने जो पाई बॉन्ड बनाने का जो इलेक्ट्रॉन था, जो 2p में था, उसको हमने सेपरेट कर दिया। क्या कर दिया, उसको सेपरेट। कहानी समझ आ गई। अब देखो C1 के पास एक इलेक्ट्रॉन है उसके 2p में, और 2p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, डंबल शेप होता है। कैसा शेप होता है, डंबल शेप। ये बात सही है। तो क्या मैं एक बार इसको C1 को हटा दूं, C2 को भी हटा दूं, सिग्मा को भी हटा दूं, क्योंकि हम ये समझ गए, अभी समझ गए ना। ठीक है, ओके। अब एक बार इस sp2 को भी हटा दूं, ये भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखो ये जो C1 है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है इसके 2p में, और वो प्योर ऑर्बिटल है। और p ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, डंबल शेप होता है, और उसके अंदर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली दूसरा कार्बन, कार्बन नंबर 2 में भी उसके 2p में एक इलेक्ट्रॉन होगा, उसके 2p में एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, डंबल शेप है। तो अब यहां पर क्या देखो, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, विद अपोजिट स्पिन। तो क्या हो जाएगा यहां पर, अब ये हो जाएगी साइडवेज ओवरलैपिंग। क्या हो जाएगी, साइडवेज ओवरलैपिंग। और इस साइडवेज ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो देखा, डायरेक्ट ओवरलैपिंग से बॉन्ड कौन सा बना, सिग्मा। और साइडवेज ओवरलैपिंग, ये कौन सा ऑर्बिटल है, 2p, ये भी कौन सा है, 2p, तो उससे कौन सा बना, पाई बॉन्ड बना। तो इस पाई बॉन्ड को हम लोग यहां पर क्या बोल देंगे, 2p/2py। क्या बोल देंगे, 2p पाई, 2p पाई बॉन्ड, क्योंकि ये 2p और 2p की साइडवेज कोलेटरल ओवरलैपिंग से ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो क्या बोलेंगे, 2p पाई बॉन्ड। पिक्चर समझ आ गई। तो देखो ध्यान से, ध्यान से एक बार इसको मिटा दिया जाए। ठीक है, अब ये हमारे पास C, डबल बॉन्ड C, H H H और ये H। क्लियर है। अब देखो ये जो बॉन्ड बना है इसमें हाइड्रोजन का 1s और कार्बन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बना है, यानी एक एटॉमिक ऑर्बिटल और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बना है। यही कहानी यहां पर है कि हाइड्रोजन का 1s, कार्बन का sp2। अब बताओ ये दोनों बॉन्ड क्या हुए, सेम हुए। सेम कहानी यहां पर, हाइड्रोजन का 1s, कार्बन का sp2, कार्बन का sp2, हाइड्रोजन का 1s। क्लियर है। अब इस डबल में एक सिग्मा है, और वो जो सिग्मा बॉन्ड बना है तो वो कार्बन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और दूसरे कार्बन का भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो इस कार्बन का जो सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहा हूं, sp2, और दूसरे कार्बन का भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बना है। और जो पाई बॉन्ड बना है, पाई बॉन्ड, देखो मैं इसको सिग्मा लिख देता हूं। और जो पाई बॉन्ड बना है वो क्या होगा, इस कार्बन के 2p ऑर्बिटल और दूसरे कार्बन के भी 2p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बना है, क्योंकि पाई बॉन्ड हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। कहानी समझ आ गई आपको, पिक्चर बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। तो ये हमने डबल बॉन्ड भी यहां पर ले लिया। क्लियर है, यानी हमने वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन का एक एग्जांपल ले लिया जहां पे सिग्मा के साथ डबल भी है। तो दिस इज द ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ, दिस इज द ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ C2H4, बोले तो इथीन। इसका ऑर्बिटल डायग्राम है इथीन। कहानी समझ आ गई। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में s कैरेक्टर कितना होता है, कितना होता है 33.3%, और p कैरेक्टर कितना होता है 66.7%। कहानी समझ आ गई, कोई इशू नहीं है। तो एक काम कीजिए, एक बार वीडियो पॉज कर लो, उसको एक बार नोट डाउन कर लो।